नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के इस अंक में हम बात करेंगे नेशनल बोन एंड जॉइंट डे की। जानेंगे क्यों बढ़ रहे हैं कम उम्र में हड्डियों के रोग। बताएंगे क्या है वृक्षारोपण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा विकसित नवीन तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत विज्ञान प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती द्वारा संचालित अनूठी प्रतिभा खोज। कम उम्र में बढ़ रहे हैं हड्डियों और जोड़ों के रोग। नेशनल बोन एंड जॉइंट डे आयोजित कर इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन कर रही है लोगों को जागरूक और शिक्षित। शोधकर्ताओं ने विकसित की स्वदेशी सीड बॉल बीज। IIT कानपुर द्वारा तैयार प्रणाली से महामारी के दौरान सुरक्षित रहकर किया जा सकता है वृक्षारोपण। और अगले 30 साल में खत्म हो सकती है आर्कटिक की बर्फ। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के ताजा अध्ययन में सामने आए कई चौंकाने वाले आंकड़े। देश के हर क्षेत्र से प्रतिभावान छात्रों को आगे लाने और विद्यार्थियों में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञान भारती यानी विभा ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में 1 अगस्त को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की गई। देश की इस सबसे बड़ी विज्ञान प्रतिभा खोज में 6ठी से 11वीं तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह पर एक रिपोर्ट। देश की युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं को पहचान कर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक मुहिम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। 1 अगस्त को दिल्ली में आयोजित वेबिनार में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान भारती के राष्ट्रीय आयोजन सचिव श्री जयंत सहस्रबुद्धे की मौजूदगी में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की। इस ऑनलाइन समारोह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे, निदेशक विज्ञान प्रसार डॉक्टर नकुल पाराशर, राष्ट्रीय संयोजक VVM डॉक्टर अरविंद रानाडे सहित CBSE और जवाहर नवोदय विद्यालय के पदाधिकारी भी शामिल रहे। पिछले 3 साल में विद्यार्थी विज्ञान मंथन का कार्यक्रम 10 लाख बच्चों तक पहुंच चुका है। मैं विज्ञान भारती और विज्ञान प्रसार को, अपने डिपार्टमेंट के सभी संबंधित साथियों को ये नए तरीके से बच्चों के अंदर प्रतिभा को विकसित करने का जो आपने प्रकल्प प्रारंभ किया है, ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी VVM 6ठी से 11वीं तक के विद्यार्थियों में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि और लोकप्रियता बढ़ाने और नई प्रतिभाओं की खोज का कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान विज्ञान प्रसार के सहयोग से विज्ञान भारती विभा द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है, जिसके तहत देश भर के स्कूलों में एक ओपन बुक परीक्षा कराई जाती है और उसमें चुने जाने वाले छात्रों को पहले राज्य स्तरीय और उसके बाद 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर में प्रशिक्षण और प्रायोगिक गतिविधियों से जुड़ने का मौका दिया जाता है। आपने कहा है कि ओपन बुक एग्जाम ये बहुत अच्छा एक प्रयास है, एक बहुत नया है, उसके अंदर निस्संदेह
ज़्यादातर एग्ज़ाम ओपन बुक ही होने चाहिए, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ावा मिले। न केवल जो लिखा हुआ है, जो हमने मेमोराइज कर लिया बुक से, वो भी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को महत्व दे सकते हैं, वो ओपन बुक द्वारा ही संभव है। He's trying to inculcate scientific thinking and telling stories about science and promoting rational thinking among these young kids. And there's no doubt that through activities such as this, that the students themselves will feel motivated, but along with them, everyone, the entire ecosystem will feel motivated to march ahead. I congratulate all the Vidyarthi Vigyan Manthan team. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान से जुड़े विषयों में अभिरुचि रखने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। इसके लिए इच्छुक स्कूल या खुद विद्यार्थी भी विद्यार्थी विज्ञान मंथन की वेबसाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हर स्तर पर चुने जाने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। एक आम समझ है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, लेकिन आज के दौर में बहुत कम उम्र में ही लोग हड्डियों के रोगों का शिकार हो रहे हैं। छोटी उम्र में ही जॉइंट रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं, जबकि कुछ सावधानियों के साथ इन स्थितियों से बचा जा सकता है। हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं और उनके समाधानों को लेकर हर साल 4 अगस्त को नेशनल बोन एंड जॉइंट डे मनाया जाता है। इस दिवस की विशेषता और उसकी जरूरत पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। अस्थि रोग यानी हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां पूरी दुनिया में ये रोग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। आमतौर पे बुढ़ापे में शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन नई जीवन शैली और खान-पान ने कम उम्र में ही लोगों को हड्डी और जोड़ों की समस्या का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने साल 2012 में एक जागरूकता मिशन की शुरुआत की, जिसमें स्ट्रॉन्ग बोन्स स्ट्रॉन्ग इंडिया नारे के तहत अब हर साल 4 अगस्त को नेशनल बोन एंड जॉइंट डे मनाया जाता है। इस साल भी प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मेटिव इन डिजनरेटिव डिजीज विषय के तहत पूरे देश में वेबिनार आयोजित किया गया और अस्थि रोग विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। मेरा और मेरे साथियों का और एसोसिएशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को जागरूक करें, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। दूध, दही, दूध के पदार्थों का सेवन करो। 30 मिनट लगभग प्रतिदिन व्यायाम करो, नित्य प्रति व्यायाम जिसे मैं कहता हूँ। और इस देश में तो 12 महीने धूप रहती है, धूप का आनंद लो। जो भी आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन डी हैं हमारे स्किन से कन्वर्ट होकर जो अर्गस्टोल मटेरियल है एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा और हमारी हड्डियों में मजबूती आएगी, क्योंकि इसी विटामिन से, यही विटामिन भोजन से कैल्शियम इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करके बोन्स में ले जाता है। नेशनल बोन एंड जॉइंट डे का उद्देश्य लोगों को न सिर्फ हड्डियों की समस्याओं के प्रति जागरूक करना है, बल्कि उनको आसान और बायोलॉजिकल समाधान अपनाने के लिए भी प्रेरित करना है, क्योंकि आमतौर पर अज्ञानता के चलते हम घर पर ही हड्डियां या जोड़ों की समस्या का उपचार करने लगते हैं, जो कि कई बार घातक साबित होता है। परंतु मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ, मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, मैं एक अलार्म देना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि यदि आपकी कोहनी पर चोट लगती है तो भूल कर भी उसकी मालिश ना करें। नई हड्डी बन जाती है आपके मसाज से और एल्बो स्टिफ हो सकती है। मैं आपको बहुत सारे केसेस दिखा सकता हूँ, वीडियोस दिखा सकता हूँ। मसाज आप कहीं कर लें, लेकिन एल्बो को मसाज नहीं करें, ये स्टिफ हो जाएगी और ऑपरेशन करने के बाद भी कभी नॉर्मल नहीं होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक बदली जीवन शैली और खान-पान ने हड्डियों को जल्दी कमजोर करना शुरू कर दिया है। साथ ही युवा जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो कि शरीर के लिए घातक होने के साथ साथ कूल्हे की हड्डी पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। मैं यंग लोगों के भविष्य को देख के बहुत चिंतित हूँ जो जिम में जाते हैं।
पता नहीं कहाँ से इनको स्टीरॉयड मिलते हैं, पाउडर मिलता है, और इससे हड्डी गल जाती है कूले की, जिसे हम कहते हैं ए वास्कुलर नेक्रोसिस। ये सोचते हैं कि हमारे मसल्स बल्की हो जाएं, ताकत आ जाए, मजबूत आ जाए। नहीं, वो वाटर रिटेंशन होती है, आर्टिफिशियल बल्क दिखता है, और इसका एडवर्स इफेक्ट होता है शरीर के अंगों पर, जिसमें कूला एक विशिष्ट खास तौर पे मैं बता रहा हूँ इफेक्ट होता है। कूले में पेन शुरू हो जाती है, और फिर यही लोग जा कर के जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं। जोड़ों की समस्या का आज की चिकित्सा पद्धति में एक आसान इलाज है जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसमें कूल्हे या फिर किसी अंग की हड्डी के जोड़ में आर्टिफिशियल जोड़ लगाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सबसे अंतिम उपाय है, क्योंकि ये समाधान नहीं बल्कि अपने आप में एक समस्या पैदा करने वाला तरीका है। यंग एज में जॉइंट रिप्लेस नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, अनलेस द कंडीशन इज लाइक दैट विच इज इंडिकेटिव कि हमें इसका जॉइंट रिप्लेस करना चाहिए। यंग एज में और एक्टिवली एडल्ट्स में भी, और एक्टिवली मैं तो कहूँगा एल्डरली में भी, चाहे वो 65 साल का है, पहला प्रयत्न होना चाहिए कि उसकी हड्डी जोड़ी जाए। अगर हमने एक पेशेंट का 20 साल की आयु में हिप रिप्लेस कर दिया, तो पहला हिप 15 साल का चला, वो 35 साल का हुआ। दूसरा हिप डाला, वो 45 तक चला, तो कितने हिप रिप्लेस करोगे? So joint replacement, hip replacement destroys bone. Biological procedures, they heal the fracture. They create bone and you can have your normal day-to-day activity. ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अनुसार हमारे शरीर में हड्डियों को जोड़ने और उन्हें ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। हम सही खान पान, रोजाना व्यायाम और बैठने चलने के तरीकों में सावधानी बरतकर अपनी हड्डियों को संरक्षित कर सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर पहले बायोलॉजिकल तरीके से हड्डियों और जोड़ों का इलाज कराएं, जिससे हमारी हड्डियां लंबे समय तक हमारे शरीर का साथ देती रहें। तो ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। वैज्ञानिक समझ और नवाचार के द्वारा हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने इस सोच को एक बार फिर से सही साबित किया है। इन शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है, जिसकी मदद से बिना रोपाई किए वृक्षारोपण किया जा सकता है। खासकर कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में थम चुकी वृक्षारोपण प्रक्रिया को इस नवाचार के द्वारा महामारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जारी रखा जा सकता है। एक रिपोर्ट। वैश्विक महामारी ने पर्यावरण संरक्षण के तहत होने वाले वृक्षारोपण जैसे कार्यों को भी प्रभावित किया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे दिशा निर्देशों के चलते ये गतिविधियां लंबे समय से रुकी हुई हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की इमेजिनरिंग प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने पौधारोपण के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। शोधकर्ताओं ने ऐसा स्वदेशी सीड बॉल तैयार किया जिसके द्वारा बिना गड्ढे खोदे या रोपाई किए पौधे लगाए जा सकते हैं। ये एक बायोकम्पोस्ट सीड बॉल है, जिसको हम दूर से फेंक के, आजकल के जो मानसून का सीज़न है इसमें दूर से फेंकेंगे तो जहाँ भी ये गिरेगा वहाँ पे बरसात के साथ कांटेक्ट होने में ये बीज उग जाएगा। इस पे जैसे आजकल कोविड के समय में डिग करके प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसका भी ये बहुत सीधा ही कांटेक्ट कुदरत से रहेगा। दूर से हम फेंक के अपनी प्लांटेशन को, जो प्लांटेशन ड्राइव्स इस मानसून में होती हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। इसकी बहुत ही कम कॉस्ट रखी गई है, तकरीबन 3-4 रुपए उस पर काम हो रहा है। क्या कॉस्टिंग होगी? मुझे बहुत खुशी है कि बलिहारी कुदरत वसिया हम सीधा कुदरत के साथ जुड़ने के लिए भी अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। संस्थान की इमेजिनरिंग प्रयोगशाला के प्रोफेसर जे राजकुमार की पहल पर उनकी टीम द्वारा विकसित इस बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले यानी बीज को IIT स्टार्टअप इग्निस वेस्ट मैनेजमेंट के सहयोग से तैयार किया गया है।
जैविक खाद और मिट्टी के मिश्रण से तैयार इन बॉल्स में स्थानीय प्रजातियों के बीज रखे गए हैं। इन बॉल्स को खासकर मॉनसून सीजन में दूर तक फेंककर कम समय में बिना ज्यादा संसाधन की जरूरत के बड़े क्षेत्र में पौधारोपण किया जा सकता है। मिट्टी के साथ किसी स्थान पर गिरे इन बीजों को जब नमी मिलती है तो वे अंकुरित होने लगते हैं। स्टार्टअप कंपनी अब बड़े स्तर पर बीज बॉल्स का निर्माण कर देश में पौधारोपण गतिविधि को आसान बनाने की योजना बना रही है। ये खुद में इंडिपेंडेंट इस तरीके से है कि जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए ग्रो करने के लिए, इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड कंपोस्ट के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड करा दिया गया है। एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसको मार्केटिंग करने में हेल्प कर रही है, इसको फर्दर बनाने में, लार्ज स्केल में बनाने में हेल्प कर रही है, और ये कोशिश कर रही है कि ऐसे में जो प्लांटेशन जो डिप्राइव हो गया पूरे कंट्री में, कमी हो गई है जिसकी, उसको हम लोग वापस से ला पाए इस सीड बॉल्स के माध्यम से। इस पहल ने फिलहाल उन बागबानों और श्रमिकों को एक रोजगार भी दे दिया है जो गतिविधियों के रुकने के चलते बेरोजगार थे। हालांकि महामारी के बाद ये मानकीकरण पर्यावरण संरक्षण में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। बीज सीड बॉल्स के बाजार में आने से कम लागत में दुर्गम क्षेत्र में बहुत कम लोगों के साथ प्लांटेशन किया जा सकेगा। उत्तरीय ध्रुवीय महासागर यानी आर्कटिक की वैश्विक पर्यावरणीय प्रक्रिया में अहम भूमिका रहती है। इसमें मॉनसून भी शामिल है, लेकिन लगभग पूरे साल जमा यहाँ रहने वाली बर्फ अब तेजी से पिघल रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा द्वारा किए गए अध्ययन में और भी कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत सहित पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगले 30 साल में आर्कटिक की बर्फ खत्म हो सकती है। एक रिपोर्ट। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हमारी धरती के तापमान को संतुलित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सफेद चमकीली बर्फ से ढके ये महासागर एक रिफ्लेक्टर की तरह कार्य करते हैं और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का 50 से 70% भाग परावर्तित कर देते हैं। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो गहरे महासागरों का बड़ा हिस्सा खुल जाता है और वो सूर्य से आने वाली ऊर्जा का 90% तक भाग सोख लेते हैं, जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बनने वाली इन परिस्थितियों का असर अन्य क्षेत्रों की जलवायु पर भी पड़ता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग एक मुख्य घटक है, जिसे समुद्री बर्फ और ज्यादा कम हो रही है। गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र ने आर्कटिक समुद्री बर्फ में एक नाटकीय गिरावट पाई है। NCPOR में साल 2018 तक के आंकड़ों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक पिछले 40 साल में बर्फ में सबसे बड़ी गिरावट 2018 के जुलाई माह में दर्ज की गई। जुलाई 2018 में आर्कटिक में प्रतिदिन लगभग 1,05,500 वर्ग किलोमीटर की दर से समुद्री बर्फ में कमी आई। बर्फ की गिरावट का ये क्षेत्र आकार में आइसलैंड जैसे देश से भी थोड़ा बड़ा है। पिछले 4 दशकों में सितंबर माह में बर्फ पिघलने की दर अब बढ़कर 12.8% प्रति दशक हो गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये प्रवृत्ति जारी रही तो आर्कटिक समुद्र में 2050 तक बर्फ नहीं बचेगी, जो मानवता और पूरे पर्यावरण के लिए खतरनाक होगा। Our recent studies on Arctic sea ice decline in summer, especially during month of July to September, were carried out using the remote sensing and model analysis technique. It is well known fact that Arctic sea ice is grow in winter and retreats in summer with respect to changes in amount of solar insolation. In the recent year, the process of freezing and melting of sea ice has been largely influenced, especially due to rising temperature. In our recent finding, we have observed that Arctic sea ice is declining at the alarming rate in the last 4 decades, and the massive reduction of sea ice during the summer, especially during the September, we have observed it is about 13% per decade. इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने बर्फ की मोटाई, एकाग्रता, मात्रा और दृश्यता को मापने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। अध्ययन के मुताबिक
समुद्री बर्फ में अगर इसी तेजी से गिरावट जारी रही तो इससे हवा का तापमान बढ़ेगा और वैश्विक महासागरीय परिसंचरण धीमा हो जाएगा, जिसके भयावह प्रभाव सामने आ सकते हैं। समुद्री बर्फ की गिरावट से स्थानीय वाष्पीकरण, वायु आर्द्रता, बादल कवर और वर्षा में बढ़ोतरी हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्दियों के दौरान बर्फ बनने की मात्रा गर्मियों के दौरान बर्फ के नुकसान की मात्रा को पूरा नहीं कर पा रही है। Atmospheric changes are the result of progressive warming that influence the cycle of wind and pressure in the Arctic. Therefore, in background of global warming, the natural cycles of freezing and melting has been disturbed. So as we notice that whatever the ice melt in the summer, it could not be completely formed during this winter period. So there is a cycle, because of that, the cycle of the sea ice formation has disturbed. So that's why we have noticed there is a multi-year ice is not forming. So whatever ice forms in one season, that is get melted in another next summer. So that's the major cause of reduction of sea ice in the Arctic region. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र का ये अध्ययन हेलियॉन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें, NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत का एक प्रमुख स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों को कार्यान्वित करता है, जिसमें वैज्ञानिक शोध, समुद्री माइनिंग, बायोडायवर्सिटी अनुसंधान और ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम के आधार मैत्री, भारती और हिमाद्री का प्रबंधन और रखरखाव करना शामिल है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 2 अगस्त को अमेरिका का स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों डॉग हर्ले और बॉब बेहनकेन सहित सुरक्षित धरती पर वापस लौट आया। अंतरिक्ष विमान से अलग होने के बाद ड्रैगन कैप्सूल पैराशूट की मदद से मैक्सिको की खाड़ी में उतरा, जिसके बाद पहले से तैनात रिकवरी पोत ने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक 45 साल बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरे हैं। इससे पहले अपोलो कमांड मॉड्यूल समुद्र में उतरा था। आपको बता दें, स्पेसएक्स पहली निजी कंपनी है जिसने अंतरिक्ष अभियान को अंजाम दिया है। ड्रैगन कैप्सूल को मई माह के अंत में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया था। इसे फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च के दौरान 9 साल के अंतराल के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री नासा के स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में गए थे। 2011 के बाद से नासा रूस द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहा था। इस मिशन के कामयाब होने के साथ ही धरती से अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से धरती के बीच कॉमर्शियल उड़ानों के सफल परिचालन की भी पुष्टि हो गई है। मोहाली स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोतियाबिंद का बिना सर्जरी के सरल और कम खर्च में इलाज का तरीका विकसित किया है। शोधकर्ताओं की टीम ने आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा एस्पिरिन से नैनो रॉड विकसित किए हैं। शोध में दर्द, बुखार या सूजन के लिए प्रयोग होने वाली एस्पिरिन में मौजूद गैर आक्रामक सूक्ष्म अणु मोतियाबिंद के खिलाफ कारगर पाए गए। इन स्वनिर्मित नैनो रॉड्स की एंटी एग्रीगेशन क्षमता का इस्तेमाल मोतियाबिंद की रोकथाम में किया जा सकता है। एस्पिरिन नैनो रॉड आंखों में क्रिस्टलीय प्रोटीन और उसके विखंडन से पैदा होने वाले पेप्टाइड्स को जमा होने से रोकते हैं, जो कि मोतियाबिंद का प्रमुख कारण है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज से उन लाखों रोगियों को मदद मिलेगी जो कई बार महंगे इलाज के चलते मोतियाबिंद में अपनी आंखें गंवा देते हैं। INST का ये शोध मटेरियल्स केमिस्ट्री B पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन और ज़ाइकोव डी अब नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण में पहुंच गई हैं, जो कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जल्द वैक्सीन उपलब्ध होने के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला द्वारा विकसित इन दोनों वैक्सीन पर लगभग एक साथ मानव परीक्षण चल रहा है। आपको बता दें, वैक्सीन परीक्षण का दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मध्य स्तरीय परीक्षण होता है जिसमें वैक्सीन कैंडिडेट्स के बड़े पूल शामिल होते हैं, जिनके बच्चों, स्वस्थ वयस्कों या बुजुर्गों के समूहों के हिसाब से अलग अलग शेड्यूल तैयार किए जाते हैं और सुरक्षा तथा रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है और वैक्सीन की प्रतिक्रिया या दुष्प्रभाव में लगने वाले समय को देखा जाता है। वैक्सीन की सफलता काफी हद तक इस दूसरे चरण पर निर्भर होती है। भारतीय डॉक्टरों के एक दल ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भविष्य में नई महामारी से बचने के लिए मीट उद्योग में नियमों को और सख्त करने की सिफारिश की है। ये पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों का हिस्सा है, जिसके अनुसार ऐसे बाजारों और बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों और पशु क्रूरता निवारक अधिनियम 2001 के नियमों का पालन नहीं कर रहे। आपको बता दें, कोरोना महामारी वुहान के मीट मार्केट से ही फैलने की बात कही जा रही है। देश भर के तकरीबन 100 डॉक्टरों ने इसी आशंका के चलते ये पत्र लिखा है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे कई अध्ययन हैं जिनमें देखा गया कि जिंदा पोल्ट्री के भंडारण पर प्रतिबंध से एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार में कमी आई थी। ऐसे में अगर जिंदा जानवरों के बाजारों में स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए तो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले रोगों को काफी हद तक रोका जा सकता है। तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और वैज्ञानिक सोच हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।